नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शेष कुमार पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित विभाग से शोध के लिए आपको जो है पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि मिली। बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद। सर आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे जो पीएचडी की आपने उपाधि आपको मिली दिल्ली विश्वविद्यालय से, आपने कड़ी मेहनत किया, हम लोग भी जानते हैं, और भी जिनको आपने शिक्षा दिया है, चाहे गांव के लोग हों, क्षेत्र के लोग हैं, सब जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत किया है, और जो विद्यार्थी लोग हैं वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, ये जीवन का, मेरे जीवन का या किसी के भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी की उपाधि प्राप्त करूं, और अंततः बहुत ही रिसेंटली मैं इस डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। तो सर जैसे ये आपने तमाम छात्रों को कोचिंग में पढ़ाया और अपने स्कूल में भी आपने तमाम छात्रों को पढ़ाया, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आपने तमाम छात्रों को पढ़ाया जो अलग अलग क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। तो आप अपने जो विद्यार्थी लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे अभी? वैसे जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, मैंने बहुत कम एज से पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब मैं स्कूल लेवल पर था, मुझे याद है क्लास 10th में, तब से ही पढ़ाना शुरू किया, और फाइनली सर्विस मिलने तक ही मैं कंटिन्यूअस बच्चों को पढ़ाता रहा। और इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाए हुए अलग अलग ऊंचाइयों पर पहुँचे, और बच्चों को अलग अलग ऊंचाइयों पर देखकर मैं भी बड़ा हर्ष महसूस करता हूँ। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रहे जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, एक ही सलाह रहेगी कि निरंतर प्रयास करते रहें, समय का सदुपयोग करते रहें, और ईश्वर अंततः आपको एक अंतिम और उचित परिणाम अवश्य देगा, और वो परिणाम आपके जीवन को सुखद और सुखमय बनाएगा, खुशहाल बनाएगा। यही उम्मीद करके निरंतर परिश्रम करते रहें। तो सर जैसे आपने अभी पीएचडी के बारे में भी बताया और अपने छात्रों की जिनको आपने पढ़ाया उनके बारे में भी बताया, और सबसे बड़ी सवाल ये है सर कि जैसे 2 साल जो कोरोना का पीरियड था, ये चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो, तो हर क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ। और ख़ासकर अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र जो है कितना प्रभावित हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना काल वास्तव में एक संकट काल तो रहा ही है। इसने शिक्षा को ये भी कह सकते हैं बुरे स्तर से भी, बुरे तरीके से भी प्रभावित किया, और इसके कारण कुछ नई चीज़ें भी शिक्षा के क्षेत्र में उभर करके आई। जहाँ तक सवाल रहा कि किस क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया, वो क्षेत्र हमारा बेसिक एजुकेशन है। मुझे लगता है कि कोरोना ने बेसिक एजुकेशन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। रीज़न ये रहा कि बेसिक एजुकेशन मूलतः जो है वो फिज़िकल क्लासेस के लिए जाना जाता है अभी भी। और फिज़िकल क्लासेस में जो इंटरेक्शन हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता है, खासकर छोटे बच्चों के साथ या बेसिक एजुकेशन में। बट हायर क्लासेस में एक कह सकते हैं कि ठीक है, हायर क्लास को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। अफेक्ट तो किया ही है, क्योंकि वास्तव में फ़िज़िकल क्लासेस का एक अलग महत्व है, एक बेहतरीन महत्व है। हम बच्चों से जान सकते हैं, उनके फेस को पढ़ सकते हैं कि हाँ बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये नहीं कह सकते कि इस कोरोना ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज लाया, जो कि कह सकते हैं कि इतना बड़ा चेंज लाया कि शिक्षा का पूरा स्वरूप ही बदल गया। जो क्लासेस, जिस कॉन्फ्रेंस को, जिस वर्कशॉप को कराने में
गवर्नमेंट्स के लाखों रुपए खर्च होते थे, आज उसी कॉन्फ्रेंस, उसी टाइप के वर्कशॉप को कराने में मिनिमल खर्चा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक टीचर की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी है कि एक टीचर सुदूर में बैठे हुए अपने स्टूडेंट से कन्वर्सेशन कर सकता है, उससे बात कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सुन सकता है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो एक ड्रेस्टिक चेंज हुआ कोरोना के काल में ही। हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि ये संकट का काल था, इस संकट के काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनका न केवल घनिष्ठ लोगों या मित्र लोगों का नुकसान हुआ बल्कि उनका आर्थिक और सामाजिक भी शोषण हुआ, कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में। इसलिए कोरोना काल को संकट काल भी माना जा सकता है और कुछ क्षेत्र में ये नई नई अपॉर्चुनिटियाँ भी लेकर के आया। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना बड़ा बदलाव कोरोना काल में हुआ, मुझे नहीं लगता कि गांव और सुदूर स्थित हॉस्पिटल में इतनी अच्छी व्यवस्था हो पाती अगर ये कोरोना का संकट ना आता। हाँ, ये कोरोना का संकट आने से सरकारें थोड़ी सजग हुई और सुदूर स्थित गांव में भी शिक्षा या चिकित्सा की कुछ अच्छी सुविधाएं भी निकल करके आई। तो इसको दोहरे तरीके से देखा जा सकता है, बट संकट काल ज़्यादा है और उससे लाभ थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि दोनों बैलेंस बनाया जा सकता है। सर, जैसे अभी कोरोना काल के कारण हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को प्रमोट भी किया गया है, तो कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया कि अगर इस तरह से प्रमोशन किया गया है तो इनकी काबिलियत पर या फिर इनके पढ़ाई पर सवाल उठाया जा सकता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे छात्रों के भविष्य के लिए? छात्रों का जहाँ तक प्रमोशन की बात है, वो प्रमोशन सरकार ने जानबूझकर तो नहीं किया, संकट को देखते हुए और कोरोना काल का जो भीषण संकट था उसको देखते हुए किया है और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे इसके लिए किया है। तो सरकार का ये फैसला कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, ये गलत तो नहीं है किसी भी केस में। हाँ, प्रमोशन किस बेसिस पर हो, मार्क्स किस बेसिस पर बच्चों को प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो पुरानी जनरेशन है वो भी उससे ज़्यादा अफेक्ट ना हो या नई आने वाली जनरेशन वो भी ज़्यादा अफेक्ट ना हो, ये महत्वपूर्ण है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये मतलब खासकर प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले आयोग से या संस्थाओं पर आ गया है कि अब बच्चों का चयन किस आधार पर हो या शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को किस आधार पर प्रवेश मिले। अगर उनको प्रवेश उनके मार्क्स के आधार पर मिलता है तो ये कहीं ना कहीं पुराने बच्चों मतलब पुराने जनरेशन के बच्चों के साथ एक अन्याय सा होगा। तो सरकार को इस पर ज़रूर सोचना होगा कि नया सिलेक्शन, चाहे वो किसी पर्टिकुलर जॉब के सर्विस के लिए सिलेक्शन हो या कहीं प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन हो, इन सब का सिलेक्शन अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसमें एकेडमिक जो वेटेज है वो कम कर दिया जाए। मैथ में एक वेट का एक ऑप्शन होता है, उस वेट का यूज़ करके एकेडमिक अगर इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो इससे होने वाला जो इफ़ेक्ट है वो ना तो पुराने बच्चों पर पड़ेगा ना तो न्यू जनरेशन पर पड़ेगा। तो अगर सरकारें ये चीज़ समझती हैं तो बेहतर है। और ये तो मैं मानता हूँ कि प्रमोशन का जो सरकार का फैसला है वो समय काल परिस्थिति को देखते हुए उचित था। सर, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्रों का प्रमोशन हुआ तो उस पर आपने अपनी बात रखी, और अब हम आगे नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी चाहते हैं जिससे हमारे जो दर्शक हैं नई शिक्षा नीति के बारे में जो है उनको अच्छी जानकारियाँ मिले, उनको सही जानकारियाँ मिलें। तो नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में शिक्षा नीति बहुत दिनों बाद आई है। शिक्षा नीति हमारे देश में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई है और लगभग यूपी में हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जैसे हमारे कॉलेजेस में ही अब ये नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई है। नई शिक्षा नीति एक नए सोच के साथ बनाई गई नीति है और मुझे लगता है ये आधुनिक चुनौतियों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है, लेकिन इसका सही
परिणाम तभी देखने को मिलेगा जब इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो। खासकर सिलेबस डिज़ाइन लोग कर दिए हैं, किया भी गया है, लेकिन सिलेबस डिज़ाइनिंग पर भी थोड़ा सा और मतलब कह सकते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए जो समाज की चुनौतियां हैं उस चुनौतियों के साथ बच्चों को जोड़े। और अभी मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री का ऑप्शन बच्चों के लिए आया है। और पहले ड्रॉप आउट्स के केसेस बहुत होते थे, जैसे किसी ने बीएससी या बीए के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद उसने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं पढ़ा तो उसका 1 साल बर्बाद हो गया, वो बिना डिग्री या बिना किसी सर्टिफिकेट के वापस चला गया। तो आज के समय में ये व्यवस्था की गई है कि अगर आप 1 ईयर के लिए रहते हैं बीए बीएससी या ग्रेजुएशन में तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर के लिए रहते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर के लिए रहेंगे तो ये आपको डिग्री मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को जो 3 सब्जेक्ट चूज करने होते थे ग्रेजुएशंस में, अब उसमें से 2 एक किसी संकाय से चूज करने हैं और तीसरा सब्जेक्ट किसी दूसरे संकाय से ले सकता है। ये एक जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन है। जैसे मैं मानता हूँ अपने आप को भी कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने देखा है कि हमारे केस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था, या कभी कभी मिलिट्री साइंस का एक ऑप्शन होता था, तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। लेकिन आज के समय में कोई बच्चा मैथ फिजिक्स के साथ वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहे तो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इवन मान लीजिए कि वो मेन स्ट्रीम में साइंस का ही सब्जेक्ट लेना चाहता है तो माइनर में वो हिंदी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सरकार ने दे करके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके ये ऑप्शन दिया है, और ये ऑप्शन दे करके उनके भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और नई शिक्षा नीति मुझे लगता है कि ये बच्चों के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया, और ये बच्चों का हित ही करेगी, अहित करने का सवाल ही नहीं होता। और मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, जिस नई शिक्षा नीति पर आज जोर शोर से चर्चा हो रही है, इसी नई शिक्षा नीति के इसी स्वरूप को दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के कारण उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह ने वापस लिया इसको, और प्रोफेसर दिनेश सिंह ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसका इंटरव्यू आज भी प्रोफेसर दिनेश सिंह सर के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, दूरदर्शन पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और नई शिक्षा नीति से उनके विचारों को कंपेयर करिए तो उन्होंने इसके बारे में 2014 में ही बता दिया था, लेकिन सरकार की किसी मंशा के कारण अंततः उनको वापस लेना पड़ा। अंत में फिर से नई शिक्षा नीति उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसी ने अगर अच्छा कार्य किया है तो उसको ज़रूर अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और सरकार ऐसा करेगी तो छात्रों और समाज का कल्याण भला होगा, कल्याण होगा। सर, जैसे नई शिक्षा नीति जो आ रही है, इस पर आपने बताया कि छात्रों को अब अलग अलग तरह के जो है अपने मनचाहे विषय को पढ़ने का उनको अवसर मिल रहा है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि ये नई शिक्षा नीति छात्रों को रोजगार देने में कितना कारगर आपको साबित होगा? ये हाँ, नई शिक्षा नीति में एक चीज़ बताना मैं मिस भी कर गया, रोजगार, एक वोकेशनल कोर्सेस, रोजगार परक शिक्षा का भी एक ऑप्शन है। कहने का मतलब कि खासकर ग्रेजुएशन लेवल पर मेन 3 मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक माइनर सब्जेक्ट उसको लेना है जो इसके इंटरेस्ट का है, वो किसी भी संकाय से ले सकता है, और साथ ही साथ एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना है, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है एक कोर्स उसको करना है। तो कहने का मीनिंग है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो उसके रोजगार में भी सहायक हो, सरकार ने उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये नई शिक्षा नीति बनाई है। और मुझे लगता है कि अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से यह नई शिक्षा नीति बच्चों को रोजगार देने में बहुत ही सहायक होगा। पहले बीए किया हुआ बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता होगा, लेकिन अब के समय में मुझे लगता है अगर कोई बच्चा ध्यान से समय दे करके बीए करता है तो कहीं ना कहीं उसको महसूस नहीं होगा कि हमने जो है कुछ नहीं पढ़ा। अगर उसने पढ़ा है वास्तविकता में तो उसको रोज़गार खोजने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जिस कॉलेज में, जिस संस्थान में वो पढ़ रहा है, उस संस्थान ने नई शिक्षा नीति को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया हो। अगर किया है तब तो उसका भविष्य सुनहरा है, उज्जवल है। अगर नहीं किया है तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे एक अच्छी बात ये होगी कि लोग रोजगार पाने में सक्षम होंगे। हाँ, बेरोजगारी से ना, रोजगार ना मिलने से युवा वास्तव में डिप्रेशन में है, क्योंकि युवाओं से परिवार को भी एक्सपेक्टेशन रहती है, समाज को भी एक्सपेक्टेशन रहती है। और जब वो युवा अपने परिवार और समाज की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, अन्य चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। और शिकार होने के बाद जो है वो अलग अलग प्रकार के अपराध या इवन कह सकते हैं आत्महत्या जैसी कह सकते हैं कि आत्महत्या जैसी कृत्यों को करने में तत्पर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक समस्या है। इसको समाज को भी इस पर सोचना चाहिए और सरकारों को तो सोचना ही चाहिए। हाँ, जहाँ तक पर्सनल मामला है कि कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरा यही सुझाव है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं उसके अंदर एबिलिटी छिपी हुई है। कोई इंसान किसी से कम नहीं है। अगर एक इंसान अपने आप को कमज़ोर न समझे, अपने आप को सबल समझे, तो वो डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं हो सकता।